एक गांव में 3 लोग रहते हैं, ए, आई और सी। जो ए है उनकी कमाई है 5 रुपए और जो उनका खर्चा है, उनके एक्सपेंसेस है, वो है 7 रुपए। और ए पे जो कर्जा है, जो डेट है, वो है 35 रुपए, 35 रुपीज। मतलब जो ए का खर्चा है वो कमाई इनकम से ज्यादा है, ए के जो एक्सपेंसेस है इनकम से ज्यादा है। और जो उस पर डेट है, जो उस पर कर्जा है ए पे, वो इनकम का 7 गुना है। जो आई है उनकी इनकम, उनकी कमाई है 2 रुपए। जो उनका एक्सपेंसेस है, जो उनका खर्चा है, वो है 3 रुपए। और जो उन पे डेट है, उन पे कर्जा है, वो है 18 रुपए। मतलब जो आई है उनका भी खर्चा इनकम कमाई से ज्यादा है और उन पे जो कर्जा है, उन पे जो डेट है, वो इनकम का करीबन 9 गुना है, 9 टाइम्स है। जो सी है, तीसरा व्यक्ति, उनकी कमाई है, उनकी इनकम है 2 रुपए, उनका खर्चा, उनके एक्सपेंसेस है 3 रुपए और उन पे जो डेट है, उन पे जो कर्जा है, वो है 9 रुपए। मतलब यहां भी खर्चा इनकम से ज्यादा है और जो कर्जा है, जो डेट है, वो इनकम का करीबन 4 गुना है। ये जो पूरा गांव है, ये है पूरी दुनिया। जो ए है वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो आई है वो है इंडिया, हमारा भारत देश। और जो सी है वो है चाइना, चीन देश। आसानी से समझ में आए इसलिए इनकम, एक्सपेंसेस और डेट, मतलब कमाई, खर्चा और जो कर्जा है, उसको सिंगल डिजिट में बताया मैंने। पर एक्चुअल में ये जो फिगर्स है, ये लाख करोड़ में। अमेरिका के जो फिगर्स है वो है ट्रिलियन डॉलर्स में। इनकम है 4.9 ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब कमाई है 4.9 ट्रिलियन डॉलर्स। जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं, वो है 6.7 ट्रिलियन डॉलर्स। और जो डेट है, जो कर्जा है, वो है लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर्स। जो इंडिया है, इनके फिगर लाख करोड़ में है। इनकम है 23 लाख करोड़, एक्सपेंसेस है 32 लाख करोड़ और जो डेट है, कर्जा है, वो है 186 लाख करोड़। और जो चीन देश है, चाइना है, इनके फिगर्स भी लाख करोड़ में है। जो इनकम है 263 लाख करोड़, एक्सपेंसेस है 342 लाख करोड़ और जो डेट है वो है 1146 लाख करोड़। ए, आई और सी, अमेरिका, इंडिया और चाइना, इनके जो फिगर्स है, ये देखने में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं लगता है, बट एक्चुअल में बहुत बड़ा अंतर है। हम अमेरिका की जो बात कर रहे हैं, उनकी जो फिगर्स है वो है ट्रिलियन डॉलर्स में, ट्रिलियन डॉलर्स। अमेरिका पे जो कर्जा है, जो डेट है, वो है लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर्स। मतलब 35 ट्रिलियन डॉलर्स कितना बड़ा अमाउंट है, आइए समझते हैं। 1 ट्रिलियन डॉलर होता है 87 लाख करोड़ रुपीस और अमेरिका का जो डेट है वो है 35 ट्रिलियन डॉलर्स। तो इसको आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 3000 लाख करोड़, 2993 लाख करोड़ के आसपास। हाउ बिग इज अमेरिकन डेट? कितना बड़ा है अमेरिका पे कर्जा? अमेरिका पे जो कर्जा है वो करीबन 2.5 गुना है चाइना के कर्जे का और करीबन 16 गुना है भारत के कर्जे का। मतलब अमेरिकन डेट इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स डेट ऑफ चाइना एंड 16 टाइम्स डेट ऑफ इंडिया। कितना बड़ा है अमेरिका पे डेट, ये समझने के लिए हम इंडिया का रेफरेंस के बात करते हैं, इंडिया के रेफरेंस से बात करते हैं। इंडिया के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन है, जो सबसे बड़े अमीर इंसान है आज की डेट में, मुकेश अंबानी साहब, उनकी नेटवर्थ है आज लगभग 10 लाख करोड़। और जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, जिनके पास कंपनी है टेस्ला, स्पेसएक्स, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है इलॉन मस्क, उनकी नेटवर्थ है लगभग 30 लाख करोड़ रुपए। अभी आप समझिए, अमेरिका पे जो डेट है वो 100 टाइम्स है इलॉन मस्क की नेटवर्थ का। मतलब अमेरिका डेट इज इक्वल टू 100 टाइम्स इलॉन मस्क नेटवर्थ और 300 गुना है मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ का। मतलब अमेरिकन डेट इज इक्वल टू 300 टाइम्स नेटवर्थ ऑफ मुकेश अंबानी। इतना बड़ा डेट है, इतना बड़ा कर्जा है, बड़ा डेट है, इतना बड़ा कर्जा है, इसका क्या असर आने वाला है अमेरिका पे और पूरी दुनिया पे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका पे असर आएगा, पूरी दुनिया पे इसका असर आएगा। और क्या इसका असर आने वाला है, आइए समझते हैं। ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के फाउंडर हैं रे डालियो साहब।
ब्रिज वाटर एसोसिएट्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड कंपनी है, उनके फाउंडर है, जिन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, उनके ऑथर हैं। वो एमबीए है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से और अमेरिका की बहुत जानी मानी शख्सियत है। वो क्या कहते हैं, देखते हैं। रे डालियो साहब कहते हैं, आई कैंट टेल यू एग्जैक्टली व्हेन इट विल कम, इट्स लाइक अ हार्ट अटैक। वो कह रहे हैं कि वो इफ नहीं कह रहे हैं कि हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा, वो ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हार्ट अटैक है जो इतना बड़ा डेट है और ये आएगा ही आएगा, बट कब आएगा ये मैं नहीं बता सकता। ये कहना है रे डालियो साहब का। रे डालियो साहब कहते हैं ये एक डेथ स्पाइरल है, मतलब ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां पे पूरा अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये ऐसा एक चक्रव्यूह है। रे डालियो वॉन्स यूएस कुड फेस अ सरप्राइज डेथ क्राइसिस हार्ट अटैक विद इन 3 years। रे डालियो साहब कहते हैं अगले 3 साल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक सरप्राइज हार्ट अटैक आ सकता है, जिसका मुख्य कारण होगा इतना बड़ा कर्जा। अगर यूएसए ने $35 ट्रिलियन का कर्जा लिया है तो उस पर इंटरेस्ट तो देना होगा ना, और जो इंटरेस्ट जो इस पेमेंट पे, जो इस डेट पे लिया है यूएसए ने, उस पर जो इंटरेस्ट है उसका ग्राफ आइए देखते हैं। ये कंटिन्यू 1950 से अभी तक कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है, और अब ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट खाली $1 ट्रिलियन क्रॉस हो चुका है। अभी यूएसए के हालात ऐसे हैं कि इस पे जो डेट है वो हर 100 दिन में $1 ट्रिलियन से बढ़ जा रहा है। मतलब अगर आज $35 ट्रिलियन है तो अगले 100 डेज के बाद वो $36 ट्रिलियन हो रहा है, उसके अगले 100 डेज के बाद $37 ट्रिलियन हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर बढ़ता रहा तो ये जो डेट है ये बढ़ते 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 40-50 करोड़ तक जा सकता है। उसके बाद इस पे जो इंटरेस्ट है, क्या वो इंटरेस्ट देने की कैपेसिटी है यूएसए में, आइए समझते हैं। और इसके लिए यूएसए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आइए समझते हैं। यूएसए का बढ़ता डेट, बढ़ता कर्जा, क्या यूएसए अपनी इनकम बढ़ा सकता है और एक्सपेंसेस, अपने खर्चे कम कर सकता है, और क्या वो अपने जो डेट है, अपना कर्जा है, उसे वापस पे कर सकता है, आइए समझते हैं। यूएसए अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, आइए इस स्लाइड में समझते हैं। पहला ऑप्शन है वो अपने टैक्स बढ़ाएं, बट टैक्स तो ऑलरेडी इतने बढ़े हुए हैं, और टैक्स बढ़ाएंगे तो कंट्री में सिविल वॉर हो सकता है और अगली बार वो सरकार भी गिर जाएगी। तो कौन सी सरकार उतना रिस्क लेगी टैक्स बढ़ाने का। दूसरा ऑप्शन और जॉब क्रिएशन, बट अभी जो टेक्नोलॉजीज आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, इससे तो लोगों का जॉब जा रहा है, इससे तो जॉब एनिहिलेशन हो रहा है, और अभी तो ये चालू ही हुआ है। ये आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि कोई भी कंपनी आदमियों का काम मशीन से ही करवाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी और जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उनसे कराएंगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन तो मुश्किल लगता है। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज ट्रेड एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यूज, इसकी बात हम आने वाले स्लाइड्स में करेंगे। चौथा ऑप्शन है इंक्रीज ट्रेड एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यूज, नेगोशिएट बेटर ट्रेड डील्स, सपोर्ट अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग, लीज और सेल लैंड, इम्प्लीमेंट टारगेटेड कंजम्पशन टैक्सेस। अगला ऑप्शन है लग्जरी टैक्सेस बढ़ाना, बट अमीर लोग तो ऑलरेडी बहुत सारा टैक्स दे रहे हैं, और ज्यादा टैक्स बढ़ाने पे वो नाराज हो जाएंगे और सरकार ही गिरा देंगे। सरकार के गिरने का भी खतरा हो जाएगा और कंट्री में सिविल वॉर भी हो सकता है। दूसरा, उसके आगे का ऑप्शन है रिड्यूस टैक्स इवेजन, मतलब जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं और टैक्स चोरी कर रहे हैं, बट ये तो ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट है। क्या किसी का ह्यूमन बिहेवियर बदल पाना इतना आसान है क्या? ह्यूमन बिहेवियर बदलना तो बहुत मुश्किल काम है, तो वो तुरंत तो नहीं हो पाएगा, काफी टाइम लगेगा। अगर लोगों को टैक्स इवेजन का जो है, जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, टैक्स बचा रहे हैं, उससे बाहर आना है तो। अगला ऑप्शन है जो सरकारी जमीन है उसे लीज पे दे या उसे बेच दे, लीज और सेल फेडरल लैंड, प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्टेन सर्विसेज। कुल मिला के अमेरिका के इनकम बढ़ाने के जो ऑप्शंस है वो बहुत ज्यादा नहीं लगते हैं। आइए ये देखते हैं कि वो अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे कैसे कम कर सकते हैं। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि इनके कुछ मैंडेटरी स्पेंडिंग्स है जो बजट का करीबन 60% है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, मेडिक्लेम, ये सब है।
मैंडेटरी स्पेंडिंग तो सरकार कम नहीं कर सकती, नहीं तो कंट्री में सिविल वॉर हो जाएगा या नाराज होकर लोग सरकार ही गिरा देंगे, तो कौन सी गवर्नमेंट इतना रिस्क लेगी। दूसरा ऑप्शन है डिफेंस और मिलिट्री स्पेंडिंग में कुछ कम करें। तीसरा ऑप्शन है कि इंटरेस्ट को कम करें, बट हम तो देख रहे हैं इंटरेस्ट कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है और जैसे जैसे डेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो यहां तो एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, कम तो नहीं होते जाएंगे। फेडरल वर्कफोर्स एंड पेंशंस, जो लोगों की पेंशन दे रहे हैं उसको बंद करें। अगेन अगर वही पेंशन को जो दे रहे हैं सरकार जो लोगों को दे रही है, अगर वो बंद करेंगे तो सिविल वॉर हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, तो गवर्नमेंट क्या इतना रिस्क लेगी, आपको लगता है। अगला ऑप्शन है वेस्ट, फ्रॉड एंड इनएफिशिएंसी। अब जो सरकार में इनएफिशिएंसी है, जो फ्रॉड हो रहा है, जो लोग करप्शन कर रहे हैं, करप्शन तो ज्यादा हायर लेवल से चालू होकर ही नीचे तक आता है, तो अगर वो ह्यूमन बिहेवियर है करप्शन, अगर वो बिहेवियर पार्ट आपको लगता है इतना जल्दी चेंज हो सकता है। अगर कुछ लोग करप्शन कर रहे हैं तो वो क्या इमीडिएट करप्शन करना छोड़ देंगे, लगता है आपको ऐसा होने वाला है। कुछ पैसा सरकार क्राइसिस के लिए भी रखती है, लाइक कोविड-19 या किसी नेचुरल डिजास्टर या इकोनॉमिक बेल आउट के लिए, तो उसमें तो सरकार कुछ खर्चा कम कर नहीं सकती। कुल मिला के यही समझ में आ रहा है कि यूएस गवर्नमेंट के पास अपनी इनकम, अपनी कमाई बढ़ाने के साधन जो है बहुत कम है और अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे कम करने के भी जो साधन है वो बहुत कम है। तो इससे होने क्या वाला है, इनकम कम होने वाली है, खर्चा ज्यादा होने वाला है, जो डेट है वो और बढ़ने वाला है। अमेरिका के जो टॉप 150 रिचेस्ट लोग हैं, जो सबसे बड़े बिजनेसमैन और सबसे रिचेस्ट लोग हैं, अगर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी नेटवर्थ अमेरिकन सरकार को, अमेरिकन गवर्नमेंट को डोनेट कर दे ताकि डेट रिड्यूस हो सके, तब ये डेट कम किया जा सकता है। बट आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है होना? जैसे जैसे डेट, कर्जा बढ़ते जा रहा है, उस पर इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ते जा रहा है, और जब वो समय आएगा जब यूएसए, अमेरिका अपना इंटरेस्ट देने में फेल हो जाएगा, उस समय ये बात जंगल की आग की तरह फैलेगी और वर्ल्ड मार्केट का यूएसए पे, अमेरिका की करेंसी डॉलर्स और जो बॉन्ड्स अमेरिका ने इशू किए हैं उस पर उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तब क्या होगा? जब ये बबल फटेगा तो इसका जो आउटकम है वो बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर होने वाला है, और इसका जो असर है वो खाली यूएसए मार्केट में नहीं, पूरे वर्ल्ड मार्केट में होगा। खाली अमेरिका ही इससे पीड़ित नहीं होगा, पूरी दुनिया इसके असर में आ जाएगी। पूरी दुनिया जो है वो इंटरडिपेंडेंट है और जो सारे देश है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कोई अलग से ऑपरेट नहीं कर रहा है, पूरी इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। इसका प्राइमरी एविडेंस है, इसका सबसे बड़ा सबूत है 2008 का मार्केट क्रैश, स्टॉक मार्केट क्रैश। क्या हुआ था ये समझते हैं। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, जिसकी शुरुआत हुई थी यूएसए में हाउसिंग बबल हुआ था। जो मेजर बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, लेमन ब्रदर्स जो है उसने बैंकरप्सी के लिए फाइलिंग कर दी थी, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड मार्केट गिर गया था। 2008 के यूएस क्राइसिस में जो इंडिया है, जो शेयर मार्केट है, निफ्टी है, अपनी पीक से करीबन 60% गिर गया था। 60%, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए थे। उस टाइम जो क्राइसिस आया था उसे रिसेशन कहा गया था। कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है, और भी खतरा है। जो ए, आई और सी है, अमेरिका, इंडिया और चाइना, इनके बीच में व्यापार होता है, पर अमेरिका जो है वो कहता है व्यापार सिर्फ मेरी शर्तों पे होगा। बेसिकली अमेरिका दादागिरी करता है। आई और सी परेशान हो जाते हैं, इंडिया और चाइना परेशान हो जाते हैं, और बाकी कंट्रीज भी परेशान हो जाती है अमेरिका की दादागिरी से, क्योंकि अमेरिका सभी कंट्रीज के साथ व्यापार करता है। आई और सी परेशान हो जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अब अमेरिका की दादागिरी हम नहीं सहेंगे, तो वो बी, ब्राजील, रशिया, आर और साउथ अफ्रीका, इन तीनों के साथ मिलके एक टीम बना लेते हैं। इस टीम का नाम दिया गया है ब्रिक्स। ब्रिक्स की शुरुआत तो 5 देशों से हुई थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, बट बाकी देश, बाकी कंट्रीज भी अब ब्रिक्स को ज्वाइन करती जा रही हैं। ये वाली स्लाइड देखिए। आज के दिन ब्रिक्स जो है वो 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है,
और 28% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिप्रेजेंट करता है और 47% ग्लोबल क्रूड ऑयल रिप्रेजेंट करता है। इतना बड़ा बन गया है ब्रिक्स। ब्रिक्स के जो देश हैं, ब्रिक्स की जो कंट्रीज है, वो डिसाइड करते हैं कि अब हम अमेरिका की दादागिरी नहीं सहेंगे और अमेरिकन डॉलर का जो दबदबा है व्यापार में, उससे हम बाहर आएंगे। तो ये जो देश हैं, ये आपस में लोकल करेंसीज से व्यापार करते हैं। और देखिए, ये 56% इंक्रीज हुआ है इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड, जो इन देशों के बीच में व्यापार है, इनमें जो 56% का इंक्रीज हुआ है, और वो भी लोकल करेंसीज के साथ। ये वाली स्लाइड देखिए। ब्रिक्स की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 30 देशों ने अप्लाई किया है फॉर्मली कि वो ब्रिक्स कंट्रीज को ज्वाइन करना चाहते हैं। बेसिकली वो भी अमेरिका के साथ ट्रेड व्यापार नहीं करना चाहते हैं, और जो ब्रिक्स की जो देश है उन्हीं के साथ व्यापार करना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, ईरान ऐसे देशों के आने से ब्रिक्स की ताकत बढ़ती जा रही है और उसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। और जो G7 कंट्रीज है उसके भी अगेंस्ट एक बॉडी आगे खड़ी हो गई है जिसका नाम है ब्रिक्स। G7 कंट्रीज मतलब अमेरिका के अलाई जो देश हैं वो। ब्रिक्स देश जो हैं वो डिपेंडेंसी जो है डॉलर पे, US डॉलर पे, उसको कम करते जा रहे हैं और अपनी लोकल करेंसी का यूज बढ़ाते जा रहे हैं। एक कॉमन करेंसी भी क्रिएट कर रहे हैं जिससे US डॉलर का जो डोमिनेंस है वर्ल्ड मार्केट में वो खत्म हो सके। इन्होंने अपना एक खुद का बैंक भी डेवलप कर रहे हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका एम ये है कि वो US लेड वर्ल्ड बैंक और IMF से बाहर आ सके, उसका ऑल्टरनेटिव बना सके। बेसिकली जो ब्रिक्स के देश है वो अमेरिका का जो डोमिनेंस है पूरे विश्व व्यापार पे, उसे कम करते जा रहे हैं। अभी हमने देखा अमेरिका का बढ़ता हुआ कर्जा जो $35 ट्रिलियन के आसपास आ गया है, और ब्रिक्स की बढ़ती हुई ताकत अगेंस्ट G7 कंट्रीज कि हम आपस में ही व्यापार करेंगे, अमेरिका के साथ कम व्यापार करेंगे। जब ये दोनों ताकतें मिल रही हैं, दोनों इंजन मिल रहे हैं, तो इससे US की जो इकोनॉमी है, अमेरिका की जो इकोनॉमी है, उस पर बुरा असर आएगा और आ रहा है। हमारे माइंड का एक रिसेंसी बायस होता है, मतलब हमें सिर्फ रिसेंट जो अभी हाल फिलहाल में हुए वही इवेंट्स याद रहते हैं। इस रिसेंसी बायस के कारण हमने एज्यूम कर लिया है कि पिछले 30-40 साल में निफ्टी और सेंसेक्स जैसे 13-14% का CAGR एनुअल ग्रोथ रिटर्न दे रहे हैं, आगे भी वैसे ही देते रहेंगे। हमने ये भी एज्यूम कर लिया है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिसेशन आ जाएगा, और जब रिसेशन आएगा तो जैसे 2008 में हुआ था कि इंडियन स्टॉक मार्केट अपने टॉप से 60% तक गिरा था और 2-3 साल में वापस रिकवर कर गया था, तो वैसे ही इस बार भी अगर गिरेगा 50-60% तो 2-3 साल में वापस रिकवर कर लेगा। ये हमने एज्यूम करके बैठा है, पर डाटा ये सजेस्ट करते हैं इस बार USA शेयर मार्केट, USA स्टॉक मार्केट का बबल जब फटेगा तो रिसेशन नहीं होगा, उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। आज से तकरीबन 100 साल पहले 1929 में ऐसा ही एक इवेंट हुआ था जिसे कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। ना हमने वो मुश्किल समय देखा है, ना हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता ने वो मुश्किल समय देखा था। पर क्या हुआ था 1929 डिप्रेशन में, आइए समझते हैं। 1929 डिप्रेशन जो है वॉज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न पूरी हिस्ट्री में। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, हजारों बैंक्स फेल हो गए थे, तकरीबन 3000 बैंक फेल हो गए थे, और एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट की लहर फैली थी। मतलब जो अमेरिका की 25% वर्कफोर्स है उसे काम से निकाल दिया गया था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में डिक्लाइन हुआ था, लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही थी और उनको वर्स इकोनॉमिक सिचुएशन हो गई थी। ये ग्राफ देखिए, 1929 में जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो स्टॉक मार्केट था उसकी वैल्यू थी 381 और जो गिर के पहुंच गई 48 तक, मतलब 90% का फॉल हुआ था, 90% का फॉल हुआ था। मतलब सोचिए अगर किसी ने 1929 में पैसा अगर लगाया था तो वो 90% गिर गया था, 90% गिर गया था। और जो ये 381 का वैल्यू है इसे पहुंचने में अगले 25 साल लगे थे, 25 साल, ह्यूज नंबर ऑफ ईयर्स।
मतलब 48 से 381 पहुंचने में उसको अगले 20 साल लगे। ये हुआ था 1929 डिप्रेशन में। बिलियन ऑफ डॉलर्स रातों रात तबाह हो गए, हजारों बैंक फेल हो गए और तकरीबन 3000 बैंक बंद हुए थे। अच्छा, एक चीज और समझते हैं, स्टॉक मार्केट में, यूएस स्टॉक मार्केट में उस टाइम जो टोटल पॉपुलेशन है अमेरिका की, उसके सिर्फ 4.5 या 5% लोग ही यूएसए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। तो उनका जो पैसा डूबा सो डूबा, बट बाकी लोगों पे इतना बुरा असर क्यों आया, हमें ये समझना होगा। जब यूएसए मार्केट क्रैश कर गया, 381 से 48 तक आ गया, तो हुआ क्या, जो एसोसिएटेड बैंक्स थे, सारे बैंक्स थे, तकरीबन 3000 बैंक्स थे, वो बंद हो गए। अब इनमें जो आम लोगों ने पैसा डाला हुआ था, एफडी का पैसा, वो पैसा डूब गया। वो पैसा जिन्होंने लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई एफडी के रूप में या बैंक में जो रखी थी, वो पैसा उन्हें वापस ही नहीं मिला, ना ही वो एफडी सरकार से इंश्योर्ड थी। तो जो स्टॉक मार्केट में थे वो तो जमीन पे आ ही गए, वो तो तबाह हो ही गए। बट जिन्होंने बैंक में भी ये पैसा डाल के रखा था, ये सोच के कि ये सुरक्षित पैसा होगा, वो पैसा भी डूब गया। इसकी वजह से हुआ क्या कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है यूएसए की, उनका सबका पैसा डूब गया और साथ में लोगों की नौकरियां भी चली गई। तकरीबन 25% लोगों की नौकरियां चली गई। तो उसकी वजह से भी उनकी सैलरी मिलनी बंद हो गई और बेसिकली यूएस की बहुत बड़ी जनता जो है वो सड़क पर आ गई, उनके घर तक बिक गए और कई लोगों ने मैसिव सुसाइड्स किए। लोगों की नौकरियां चली गई, बच्चे रोड पे आ गए, फैमिली रोड पे आ गई। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा, अगर इतना बड़ा इकोनॉमिक डेंजर है तो इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। सिंपल है, कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर, कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, इतने सारे चैनल्स, बिजनेस चैनल्स, ये सब अगर कोई भी बोलेगा कि स्टॉक मार्केट में डिप्रेशन या रिसेशन आने का बहुत बड़ा खतरा है, तो उनकी नौकरी चली जाएगी और मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। लोग सारे पैसे निकाल लेंगे म्यूचुअल फंड से, स्टॉक्स से। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, स्टॉक एक्सपर्ट्स, ये चैनल्स, बिजनेस चैनल्स, इनको क्या फर्क पड़ता है हमारा पैसा बढ़े या डूबे? उनकी तो सैलरी मिलती रहेगी। उन्होंने शायद अपने पैसे निकाल लिए हों, पर वो लोगों को नहीं बता सकते। सॉल्यूशन क्या है, करना क्या है, ये आप डिसाइड कीजिए। दुनिया के महानतम इन्वेस्टर श्री वॉरेन बफेट साहब, उनका कहना है कि इन्वेस्टिंग में 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है नेवर लूज मनी, अपना पैसा कभी भी ना गवाए। दूसरा रूल है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 को कभी ना भूले। उसी हिसाब से मैंने एक्शन ले लिया है। आज का जो कंटेंट है, आज का जो वीडियो है, इसका पर्पस किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट करना नहीं है, बट हमें अवेयर होना है कि दुनिया में चल क्या रहा है, ताकि हम एक बेटर डिसीजन ले सके। #रूल्स ऑफ हैप्पीनेस, #मुकेश अग्रवाल।